जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्लांस एकेडमी पे। इस वीडियो में दोस्तों हम लेकर आए हैं आपके लिए यूपी जेल वार्डन फायरमैन का जो 19 दिसंबर 2020 को फर्स्ट मीटिंग का पेपर हुआ है। मेरे पास सेट नंबर ए है। इससे पहली वीडियो में हमने अभी हिंदी का सॉल्व किया है जिसमें 37 क्वेश्चन को विद एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व किया गया है और उसमें पूरी कोशिश की गई है कि आपके उत्तर बिल्कुल स्पष्ट और प्रमाणिक हों जो आपके आयोग के द्वारा दिए जाएँ। और अब मैं दूसरा पेपर लेके आया हूँ, दूसरा सेट सामान्य ज्ञान, जनरल अवेयरनेस या जनरल स्टडी, जो 38 से लेकर 75 तक क्वेश्चन है, इसको भी मैं सॉल्व कराऊंगा। इसके बाद जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है वो हमारे राज सर कराएंगे। थोड़ी देर में वो भी आपको जो है कि रूबरू करा देंगे। इससे क्या होगा, आप अपने पेपर को देख सकते हैं कि आपकी मेरिट कहाँ तक जाएगी, कितना आपका आंसर सही हुआ। अगर आप सेफ जोन में हैं तो आगे की तैयारी करिए। और जो दोस्त मेरे रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, वनडे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इस तरीके के पेपर को देखिए कि कैसे एनालिसिस करके कैसे वनडे कंपटीशन में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के साथ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आ रही है। और जिन दोस्तों के पास पीडीएफ नहीं है उपलब्ध है इस पेपर की, मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएं, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए और सॉल्यूशन करिए कि कैसे इसका आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है। और मैं इसमें एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा कि किसी आंसर को हमने आंसर अगर चुना है तो क्यों लिया गया है, और किसी को एलिमिनेट किया है, हटाया है तो किस कारण से हटाया है। तो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आइए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। मेरे पास मोबाइल में पीडीएफ है और जिनके पास पेपर है वो अपने पेपर से मैच कर ले, जिसके पास पेपर नहीं है वो पीडीएफ डाउनलोड कर ले डिस्क्रिप्शन लिंक से। आइए हम बिना किसी लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं 38 नंबर से। आपके पास पेपर में दिया भी है 38 क्वेश्चन जो है कि कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है इसका आंसर तो देखिए मैं अभी लिख देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा सी। लेकिन आइए डील करते हैं हम इसके बारे में। और इससे संबंधित क्वेश्चन से आरआरबी, एनटीपीसी या वनडे एग्जाम्स में ये पता चलता है कि हो सकता है अगले क्वेश्चन में आपके पेपर में तुगलक वंश का पूछ दे, लोधी वंश का संस्थापक पूछ दे, या हो सकता है मुगल का पूछ सकता है। तो इससे पता चलता है कि संस्थापक भी हमें पता होने चाहिए एग्जाम्स में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था, तो ये तो आंसर आपके जो ऑप्शन दिए हुए थे लोधी, तुगलक, गुलाम, खिलजी। अभी सैयद पे मत जाइएगा, इसको मैं डील करूंगा। आपके 4 ऑप्शन में से मैंने बताया गुलाम वंश इसका आंसर हो जाएगा। गुलाम वंश को इलबरी वंश भी कहते हैं, मामलुक वंश भी कहते हैं। शब्द आता है कि आप इलबरी वंश क्यों कह रहे हैं सर, तो सामान्यतः इसमें जो तुर्क थे, जो तुर्की जो सेनापति थे, जो तुर्की शासक थे, वो इलबरी जनजाति के थे, इलबरी जाति के थे। इसलिए हम इनको इलबरी वंश भी कहते हैं, मामलुक वंश भी कहते हैं। और गुलाम क्यों कहते हैं, क्योंकि मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम था वो इल्तुतमिश था। यानी इसमें जो शासन पद्धति थी वो सबसे पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापना की वो उस समय गुलाम वंश के पद पे था, इसीलिए इसको हम गुलाम वंश कहते हैं। और इलबरी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इलबरी जाति के तुर्क थे, इसलिए इनको इलबरी वंश और मामलुक वंश भी कहते हैं। इनका टाइम पीरियड 1206 से लेकर 1290 वंश तक था, 1206 से 1290। आपके अगले एग्जाम्स में आरआरबी, एनटीपीसी या वनडे कंपटीशन या लेखपाल या यूपी टेट में यह भी पूछा जा सकता है कि गुलाम वंश, इलबरी वंश या मामलुक वंश की जो तिथि थी, डेट थी, किसने समय तक उन्होंने शासन किया, तो 1206 से लेके 1290। अब आइए बाकी ऑप्शन पे हम डील करते हैं। आपका दूसरा ऑप्शन में डील करूंगा खिलजी वंश, जिसके संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी हैं। ये वही जलालुद्दीन खिलजी हैं जो अलाउद्दीन खिलजी के चाचा कहलाते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी पे आपने पद्मावती मूवी देखी होगी, पद्मावत, जिसका संजय लीला भंसाली डायरेक्टर थे। बहुत विरोध हुआ था तमाम चीज़ें, और रणवीर सिंह ने इसमें शूटिंग की थी। चलिए खिलजी वंश की अगर हम बात करें, जब यहाँ पे गुलाम वंश समाप्त हो रहा है 1290 में, तो जाहिर सी बात है अगला वंश 1290 शुरू होकर 1320 तक जा रहा है, जलालुद्दीन खिलजी। 1320 के बाद हम बात करेंगे तुगलक वंश की, जिसके संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक है। और इसी का बेटा एमबीटी, जिसको हम कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको रक्त पिपासु, पागल, बहुत सारी चीज़ें कही गई, लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि इसकी जो सोच थी वो आगे के समय के हिसाब से बहुत दूरदर्शी और बहुत ही उपयोगी एक तरीके से सोच थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरण की, सांकेतिक मुद्रा चलाई, बहुत सारी विफल अभियान थे, ये सब भी हम क्लासेस लेके आएंगे अगले चैनल पर अपने। तो गियासुद्दीन तुगलक इसके संस्थापक हैं। और 1320 से लेकर 1414 तक। आपका एक ऑप्शन ये हटा के पेपर में लोधी वंश पूछा गया है, जो 1414 के बाद सीधे 1451 से लेकर 1526 तक होता है। और इसके संस्थापक बहलोल लोधी हैं। और बहलोल लोधी के बाद जो इसका आखिरी पुत्र आता है इब्राहिम लोधी, जो 1526 में पानीपत का जब युद्ध होता है बाबर के साथ, तो वहाँ मारा जाता है। और बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। ये वही बाबर है जिसमें अकबर, जहांगीर, शाहजहां, जो कि मुमताज़ की याद में ताजमहल बनाया, इस वंश से संबंधित है पूरी तरीके से। तो आपके पेपर में 4 ऑप्शन दिए गए थे, लोधी वंश दिए गए थे, तुगलक वंश दिए गए थे, गुलाम वंश दिए गए थे, खिलजी वंश।
अब समझिएगा इसको एक सीक्वेंस में अगर मैं रखूँगा तो देखिए सीक्वेंस में कैसे रखेंगे हम। सबसे पहले हमारे पास आते हैं 1206 से लेके आप देखिएगा 1290 तक गुलाम वंश यानी इल्बरी वंश अर्थात मामलुक वंश। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो 1290 में कौन आ जाता है, 1290 से लेके 1320 तक वही पद्मावत वाले जलालुद्दीन खिलजी परिवार आ जाता है। इसके हम आगे बढ़ते हैं 1320 से तो हमें तुगलक वंश दिखते हैं 1320 से लेके 1414 तक। ये वही वंश है जिसमें आपको MBT जैसे लोग जो देखने को मिलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक जैसे लोग। इसके हम आगे बढ़ते हैं तो 1414 से 1451 तक सैयद बंधुओं का एक वंश आता है, सैयद वंश आता है जिसके संस्थापक खिज्र का है। ये सैयद वंश नहीं है, सैयद वंश आपको मॉडर्न हिस्ट्री में मिलेंगे जो किंग मेकर के नाम से जाने जाते थे, जो तमाम लोगों को सत्ता उन्होंने दिलवाई थी। फर्रुखशियर ने भी उनका साथ लिया था, तो वो सैयद बंधु अलग हैं और ये सैयद वंश है। फिर इसके बाद अगला आपका आखिरी वंश आता है 1451 से लेके 1526 तक, जिसमें आपका लोदी वंश आता है, जिसके लोदी वंश में इब्राहिम लोदी बहुत फेमस है, जिन्होंने बाबर से पानीपत का पहला युद्ध लड़ा और हार हो जाती है। लोदी वंश अर्थात अफगान शासकों की हार हो जाती है और यहीं से मुगल वंश की नींव पड़ती है 1526 में, जो कि बाबर ने स्थापना की थी। तो ये आपके 38 क्वेश्चन के साथ मैंने बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दे दिए, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन लगभग 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से आप कवर कर सकते हो वनडे कंपटीशन के लिए, RRB NTPC के लिए, UP टेट CTET के लिए भी यहाँ से क्वेश्चन हो सकते हैं। इसकी डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे, जब हमारी क्लासेस आएंगी तो वहाँ बहुत डिटेल से हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसके लिए आप ग्लांस एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कौन से देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात अगर मैं करूं तो छोटी सी एक जानकारी दूंगा, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में अभी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा थीम ही और हमारा उद्देश्य है कि आपके जो पेपर आया है जेल वार्डन का, इसका सॉल्यूशन ही नहीं, उसके साथ एक्सप्लेनेशन भी दें और भविष्य में आने वाले प्रश्नों की एक सीरीज भी तैयार करते रहें कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से तैयार हो जाने चाहिए। केवल उसका आंसर बता देना हमारा मकसद नहीं है। आंसर देखने के लिए तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो आ चुकी हैं, बस 1 का 2, 2 का 4, 4 का 5 ये सब करने के लिए हम नहीं है। हमें एक्सप्लेनेशन के साथ देना है, ताकि भविष्य में अगर कुतुबुद्दीन की जगह कोई अगर पूछ लेता लोदी वंश का संस्थापक, तो आप बता सकें इस एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। ये हमारा उद्देश्य है। देखिए 39 क्वेश्चन कह रहा है सुरक्षा परिषद। अब जरा मेरी बात समझिएगा, सिक्योरिटी काउंसिल, इसको हम कहते हैं सुरक्षा परिषद। पहले तो आपको पता होना चाहिए सुरक्षा परिषद है क्या, ये क्या करती है। आपने UNO सुना होगा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसके 6 अंग हैं, 1 2 3 4 5 6, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट अंग आता है आपका सिक्योरिटी काउंसिल अर्थात सुरक्षा परिषद। दूसरा आता है जनरल असेंबली अर्थात महासभा। तीसरा आता है इसमें आपका सचिवालय अर्थात सेक्रेटरीट, जहाँ पे जो है कि इसके सचिव बैठते हैं, जैसे आज वर्तमान में एंटोनियो गुतरेस हैं, वो महासचिव होते हैं, इसके सचिवालय में बैठते हैं। फोर्थ आपका आएगा सामाजिक और आर्थिक परिषद आती है, सामाजिक आर्थिक परिषद आती है। फिफ्थ आएगी न्यास परिषद, जिसकी अब उपयोगिता सामान्यतः खत्म हो गई है, इसलिए इस पर ज़्यादा वर्क नहीं होता है। और 6 नंबर पे आएगी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसका मुख्यालय दोस्तों हेग में है, ध्यान दीजिएगा। तो UNO जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में होती है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट अंग सिक्योरिटी काउंसिल अर्थात सुरक्षा परिषद, जहां से आपके जेल वार्डन फायरमैन में क्वेश्चन पूछा गया है। हो सकता है अगला क्वेश्चन RRB NTPC में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से पूछ दे, या हो सकता है सचिवालय से पूछ दे कि कौन इसके महासचिव हैं, जो वर्तमान में पुर्तगाल के निवासी एंटोनियो गुतरेस हैं। दूसरा इसका होता है जनरल असेंबली महासभा, तीसरा सचिवालय, चौथा सामाजिक आर्थिक परिषद, पांचवा न्यास परिषद, छठा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग। तो ये आपके कुछ शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन है। और 24 अक्टूबर 1945 द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात दुनिया ने मतलब जो दुनिया के नेता थे, विश्व के जो देश थे, वो विश्व में शांति चाहते थे कि पहला और दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ है उस तरीके से कोई विश्व युद्ध दोबारा ना हो। इसीलिए एक संस्था बनाई गई जिसके द्वारा दुनिया में शांति स्थापित करने की बात की गई। और इसी के साथ धीरे धीरे आगे दुनिया में कोल्ड वार जैसी घटना आपको सुनाई देती होगी, वो भी जो है कि हम USA और रसिया के बीच जानते हैं, अर्थात USSR के बीच हम देखते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसको डिटेल से नहीं डील करेंगे। क्लियर? तो यहाँ का आंसर जो आएगा दोस्तों 39 का आंसर हो जाएगा आपका D। अब देखिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ
क्वेश्चन को कैसे आपको एलिमिनेट करना है। आप एक कॉमन बेसिक लॉजिक लगाइए। आप न्यूज़पेपर देख ही रहे होंगे, रोज़ भारत की बातें सुन रहे होंगे, भारत, जापान, जर्मनी, चीन, बहुत सारी चीज़ें जानते होंगे। अब जैसे जिन दोस्तों को तो पता होगा पांचों देश, कोई दिक्कत नहीं है, 5 देश बहुत बेसिक हैं, आज से नहीं, बहुत बार आपने तैयारी की होगी तो बहुत बार जो है कि आपने इसको पढ़ा भी होगा। लेकिन मैं एलिमिनेट पद्धति बताता हूँ कि किस तरीके से आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे। पहले ऑप्शन में देखिए भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, अमेरिका है, चीन है। मान लेते हैं अमेरिका चीन पे आपको डाउट नहीं था या हो भी कोई मतलब नहीं है। पहले ऑप्शन में आप भारत देखिए, आप भारत को देखते ही जो है कि आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। स्थायी सदस्य जो है कि 5 होते हैं। लगातार मोदी जी के द्वारा प्रयास किया जा रहा है वैश्विक मंच पे कि भारत को जो है कि स्थायी मेंबरशिप दिला दिया जाए। इसका मतलब 5 में अगर वो होता तो मोदी जी प्रयास नहीं करते। इसका मतलब जहाँ पे भारत का ऑप्शन आया वो तो कट हो जाना चाहिए, स्थायी मेंबर नहीं है। दूसरा अगर आप देखते हैं श्रीलंका, बांग्लादेश, फ्रांस, चीन, जापान। मैं मानता हूं कि आपको फ्रांस का पता होगा, चीन का पता होगा, जापान को भी ले लीजिए अगर आप मानते हो। लेकिन श्रीलंका, बांग्लादेश जो भारत से अभी बहुत पिछड़े देश हैं, तो जब भारत को सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर नहीं बन पा रहे हैं तो श्रीलंका और बांग्लादेश की क्या हैसियत। तो इसलिए बी ऑप्शन भी आप कट कर देंगे। तो हमने क्या किया, ए को कट किया, बी को कट किया। सी में अगर आप देखेंगे फ्रांस, रूस, जापान, चीन, भारत, फिर भारत ऑप्शन आया तो यानी हम फिर भारत को देख के कट कर देंगे। चौथा है डी। 3 ऑप्शन मैंने एलिमिनेट कर दिए, तो आपका जाहिर सी बात है 39 का जो डी बचता है। अब यहाँ से आपको अगर नहीं भी पता था कि कौन से 5 देश थे तो मैंने एलिमिनेट पद्धति बता दी कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 40 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत में जायद फसल के रूप में होती है। बहुत सारे बच्चे जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के होंगे उनको तो पता होगा, जो खेती करते होंगे उनको भी पता होगा, जो नहीं भी करते होंगे उनको भी पता होगा। लेकिन कुछ बच्चों को अभी भी कन्फ्यूज़न रहता है। 3 प्रकार की फसलें होती हैं, एक होती है खरीफ, एक होती है रबी, एक होती है जायद। ध्यान दीजिएगा, खरीफ की फसल कब होती है, जायद की फसल कब होती है। अगर मैं सामान्य भाषा में कहूँ, एकदम सामान्य लेमन लैंग्वेज में, हम इसको कह सकते हैं गर्मी के समय में, इसको हम कह सकते हैं जाड़े के समय में, इसको हम कह सकते हैं बरसात के समय में। अब जरा आइए मैं और मंथ वाइज इसका डिटेल करता हूँ। देखिए दोस्तों, सामान्यतः इसकी जो फसल होती है ये मई जून से लेके, इसको बरसात के मौसम में नहीं कहेंगे जायद को, मई जून से लेके ये जो है कि आपकी अक्टूबर के आसपास तक आती है। यानी यहाँ पे इसको बोया जाता है मई जून में और अक्टूबर में काट लिया जाता है, अक्टूबर नवंबर के आसपास। इसका मेन एग्जाम्पल आपने देखा होगा धान की खेती, पैडी मतलब धान होता है, धान की खेती देखी होगी। मई जून में बरसात का खूब पानी होता है तो लोग गाँव में क्या करते हैं, खेतों में धान लगाते हैं, बिल्कुल सही बात है। जाड़े की अगर मैं बात करूँ तो ये सामान्यतः अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और लगभग जो है कि हम इसको मार्च या अप्रैल में काट लेते हैं। कब काट लेते हैं, मार्च या अप्रैल में काट लेते हैं। इसकी सामान्य फसल की अगर मैं बात करूं तो गेहूं आपने देखा होगा या दलहनी फसलें देखी होंगी, दलहन फसल जिनको पानी की बहुत आवश्यकता नहीं होती गेहूं जैसे को। जायद की अगर मैं बात करूं तो देखिए, हम अगर सीक्वेंस लाएं, मार्च से लेकर मई के बीच का एक समय खाली है भाई, मई जून से लेकर अक्टूबर तक पहुंचे, अक्टूबर नवंबर से लेकर मार्च अप्रैल तक पहुंच गए। तो जो ये जायद की फसल होती है ये मार्च अप्रैल से लेके सामान्यतः मई या जून तक होती है। यानी ये वो समय होता है जब धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही होती है और ऐसे में हमारे इस बॉडी में पानी की कमी होती है, रिहाइड्रेशन की कमी होती है। इसीलिए हम लोग जो है कि ऐसे मौसम में सामान्यतः खीरा, ककड़ी, तरबूज और खरबूज ऐसे फल खाते हैं जो हमें ठंडक प्रदान करते हैं और जिसमें पानी की भरपूर मात्रा होती है। तो ऐसे फलों को खाते हैं। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो गया कि जायद की फसल कौन हो गई, तरबूज हो गई। तो 40 का सी हो गया। अगला क्वेश्चन है, उस देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत ने अक्टूबर 2019 में दूध और दूध उत्पादों की आपूर्ति के लिए मेमोरेंडम ऑफ इंटरेस्ट पर हस्ताक्षर किया। ये करंट का क्वेश्चन नहीं कह सकते क्योंकि ये 1 से 1.5 साल पुरानी घटना हो चुकी है, लगभग 1 साल पूरी की पूरी। और इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 41 का ए, नेपाल। अब नेपाल के साथ क्यों किया जा रहा है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय हित भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि नेपाल का झुकाव वर्तमान में चाइना की तरफ है। इसलिए भारत सोच रहा है कुछ अच्छे एग्रीमेंट किए जाएं जैसे नेपाल की भी इकोनॉमिक ग्रोथ करे, जीडीपी ग्रोथ करे, साथ ही साथ भारत की भी जीडीपी ग्रोथ करे और नेपाल और भारत का जो ऐतिहासिक रिलेशन है वो बना रहे। ऐतिहासिक रिलेशन कहने का मतलब आप देखते होंगे कि मोदी जी और उनकी जो कैबिनेट है या जो उनके पर्सनल लोग हैं, जो पीएमओ में बहुत ही एक्सपर्ट है ऐतिहासिक रिलेशन को खोजने में। उन्होंने राम और सीता के विवाह को अंतर्राष्ट्रीय विवाह की तरह एक तरीके से जोड़ा कि नेपाल और भारत का संबंध तो राम और सीता के विवाह के संबंध से है। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए आगे हम देखते हैं
42 क्वेश्चन, भारत में लोसूंग या लोसांग त्यौहार ज़्यादातर हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। यह त्यौहार भारत के किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? शब्द को देखते ही आपको लग जाएगा लोसूंग, लोसांग, इस तरीके के जो शब्द होते हैं नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा यूज होते हैं, जैसे अरुणाचल, सिक्किम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ऐसे क्षेत्रों में इस तरीके के शब्द आपको देखने को मिलते हैं। इसमें भी एलिमिनेट पद्धति अपनाइए। हरियाणा, पंजाब में इस तरीके के शब्द नहीं यूज होते, केरल में भी नहीं होते होंगे, तो सिक्किम एक जो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है वहाँ पे ऐसे शब्द यूज होते हैं, तो इसलिए 42 का आपका हो जाएगा बी। 43 की बात करें, दिए गए पुलिस के रैंक को निचले क्रम से उच्च क्रम में व्यवस्थित करें। आप लोग जेल वार्डन, फायरमैन की तैयारी कर रहे हैं, यानी पुलिस विभाग से संबंधित एग्जाम दे रहे हैं, तो इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए इस क्वेश्चन को मेरे नज़रिए से लगता है कि रखा गया है। आपको एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि सबसे नीचे किसका पद होगा, फिर उसके ऊपर किसका होगा। तो सबसे नीचे हेड कांस्टेबल, फिर इंस्पेक्टर, फिर पुलिस उपनिरीक्षक, फिर सहायक उप पुलिस अधीक्षक। तो इसका आंसर हो जाएगा 43 का ए दोस्तों। 44 की बात करें, करंट अफेयर्स का है, कौन भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित हुए थे? 44 का दोस्तों ए हो जाएगा आंसर। 44 का हो जाएगा ए आंसर, मेजर सोमनाथ शर्मा। 45 में देखिए, उत्तर प्रदेश के नौटंकी, रामलीला, कजरी, झोरा, झपेली ऐसे लोक नृत्य। आपने, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने कजरी भी सुना होगा, जो मिर्ज़ापुर भदोही के साइड में गाया था, यानी पूर्वांचल में बहुत फेमस है कजरी। नौटंकी भी आपने देखा होगा, जो सामान्यतः कन्नौज, इटावा, कानपुर वाले एरिया में भी होता है, और हम लोग आम भाषा में भी कहते हैं ना घरों में कि भाई तू नौटंकी मत कर, बहुत परेशान करता है, नौटंकी मत कर, यानी यूपी में ये सामान्यतः लोक नृत्य होता है। और रासलीला भी आपने देखा होगा, राम की रासलीला है तमाम। तो 45 का हो जाएगा आपका ए, लोक नृत्य। 46 की बात करें, द प्रसिद्ध पुस्तक कैलकाटा क्रोमोसोम, कैलकाटा क्रोमोसोम किसकी लेखक है? तो इसके 46 के हो जाएंगे सी, अमिताभ घोष। 47 की बात करें, किस वर्ष भारतीय आईटी अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया? तो 47 का सी हो जाएगा, 2008। भारत में नोटबंदी, कौन भूलेगा ये दिन? मुझे तो नहीं लगता कि किसी ने ये प्रश्न का गलत किया होगा आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी ने सही किया होगा, लेकिन इतना बारीक आंसर इन्होंने ऑप्शन बनाया था कि शायद एक दो बच्चे, कुछ बच्चे कंफ्यूज जरूर हुए होंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिस बच्चे ने एटीएम में, बैंक में खड़े होकर लाइन लगाई होगी, 4-4 घंटे में उसे 2000 का नोट मिला होगा, खाली एक नोट, उसको जरूर याद होगी नोटबंदी का दिन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 48 का ए। 48 का ए हो जाएगा 8 नवंबर 2016। 4 साल बीत गए हैं दोस्तों। आगे हम बात करें, अगस्त 2020 में शौर्य चक्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 49 का बी। 49 का क्या हो जाएगा? बी, मेजर अमन सिंह। फिर कह रहा है, नोटबंदी से पहले अर्थव्यवस्था में 500 रुपए के नोटों की संख्या कितनी थी? ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें कह रहा है जो 500 के जो पुराने नोट थे, जिनका हल्का कलर कैसा था? येलो कलर था। आज के तो कलर थोड़ा सा अलग हो गया, ग्रीनिश टाइप में हो गया, ग्रीन में। ये जो येलो कलर के थे, अगर हम बात करें 500 के संख्या की, क्वेश्चन पूछा रहा है 500 के नोटों की संख्या कितनी थी? जैसे 1 नोट, 2 नोट, 3 नोट, 4 नोट। अगर मैं मान लो 4 नोट की बात करूंगा 500, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2000 रुपये हो जाएगी। लेकिन नोट कितने हुए? 1, 2, 3, 4। यहाँ जो पूछ रहा है आपसे संख्या, लेकिन जो ऑप्शन दे रहा है वो संख्या नहीं, बल्कि इस वैल्यू को दे रहा है कि जोड़ने पे कितना रुपये हुआ। तो उसका आंसर होना चाहिए 50 का सी। और अगर संख्या के आधार पर देखें तो ये प्रश्न गलत हो जाएगा, क्योंकि संख्या मतलब 1, 2, 3, 4 संख्या, 5 संख्या, 10 संख्या, 12 संख्या, लेकिन उनकी वैल्यू कितनी आएगी? हम कहते हैं ना 500 का मेरे पास 5 नोट है, यानी कि 2500 रुपये है मेरे पास। तो उसी तरीके से जो ऑप्शन दिए गए वो वैल्यू दी गई है कि टोटल जोड़ के कितना रुपया आया, नोटों की संख्या नहीं दी गई है। हो सकता है इसको आयोग बाहर कर दे इस प्रश्न को। 51 क्वेश्चन, इस पे भी कई लोगों के बीच में मतभेद हुए हैं। मुझे भी कुछ लोगों ने पर्सनली मैसेज करके पूछे थे कि इसका आंसर क्या होगा। कुछ लोगों को मतभेद हो गया, तो मैं इसको डील कर देता हूँ। 51 क्वेश्चन में पूछ रहा है, इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान कहा जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है, महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, आराम शाह। देखिए क्वेश्चन है 51 कि इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का प्रथम सुल्तान माना जाता है। ऑप्शन को देख के तो आपने सीधे सीधे लगा दिया होगा 51 का बी, लेकिन कुछ लोगों को डाउट हुआ था। कैसा? कुछ लोगों ने कहा, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ लेकिन फिर भी मैं आपको इसको क्लियर कर देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन वहीं कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि इसका आंसर इल्तुतमिश होना चाहिए था, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए यह क्वेश्चन गलत हो जाएगा।
मैं उनको भी क्लियर कर दूं और जिसको ये डाउट हो वो भी क्लियर कर ले कि इसका आंसर क्या होगा। मेरे हिसाब से कुतुबुद्दीन ऐबक होगा, और हिसाब से नहीं, ये बात सही है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में शासन करना शुरू करता है, जिसने अपनी राजधानी कहाँ रखी थी, लाहौर रखी थी। दिल्ली कभी वो नहीं आता है, यानी कि दिल्ली में वो कभी अपनी स्थानांतरित नहीं करता राजधानी को। उसने ना तो सुल्तान का पद लिया था, उसने सुल्तान का भी पद नहीं लिया था, वो केवल एक मोहम्मद गौरी के सेनापति के रूप में ही काम करता रहा, जबकि मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1205 ईस्वी में ही हो जाती है। तो वो लाहौर में शासन कर रहा था, दिल्ली कभी नहीं आया, सुल्तान का पद कभी धारण नहीं किया, सेनापति के रूप में ही उसने शासन किया, कुतुबुद्दीन ऐबक। और इल्तुतमिश की अगर मैं बात करूं, जिसने 1210 में जो है कि गद्दी प्राप्त की, इसने राजधानी को क्या किया, दिल्ली लाया, इसने सुल्तान का पद भी धारण किया, इसने सुल्तान का पद भी धारण किया, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, दामाद था। क्या था दोस्तों, दामाद था कुतुबुद्दीन ऐबक का, और गुलाम भी था एक तरीके से। तो अब यहाँ पे डाउट हुआ कुछ लोगों को कि इसका आंसर तो इल्तुतमिश होना चाहिए था, क्योंकि दिल्ली स्थानांतरित इसने राजधानी की थी। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, इतिहासकारों के अनुसार दिल्ली का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। वो अलग बात है कि वो दिल्ली से नहीं बल्कि लाहौर से शासन चला रहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसके नियंत्रण में दिल्ली नहीं था। उसके नियंत्रण में दिल्ली भी था और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र भी थे, जितना कि मोहम्मद गौरी ने उसको जीत कर दिया था। बस वो शासन लाहौर से चला रहा था। और इल्तुतमिश में क्या फ़र्क आ गया कि उसने अपनी जो शासन चलाने के लिए जो राजधानी चुनी, वो लाहौर की जगह दिल्ली स्थानांतरित कर दी, और इसने खलीफा से जो है कि 1208 में मुक्ति पत्र लिया था, और जिसके आधार पे हम इसको कह सकते हैं कि ये वास्तविक संस्थापक था। कौन सा संस्थापक था दोस्तों, वास्तविक संस्थापक। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, पहला अगर सुल्तान पूछा जाता तब तो यही आंसर होगा आपके एग्जाम के ध्यान पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर उसमें ये शब्द दे देता कि इतिहासकारों के अनुसार दिल्ली का पहला वास्तविक संस्थापक, अर्थात रियल में कौन था, तो हमारा आंसर इल्तुतमिश होना चाहिए। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये डाउट क्लियर हो गए होंगे कि इल्तुतमिश होगा या कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। और दोस्तों मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर आज से ही जो है कि ग्लांस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे वर्ल्ड मैप की क्लासेस शुरू की जा रही हैं। आपने इसके जीएस पेपर में देखा होगा, अर्जेंटीना की राजधानी पूछी जा रही है, इंडोनेशिया की मुद्रा पूछी जा रही है, तमाम इस तरीके के वर्ल्ड मैप पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे। और हम लोग जो है कि एटलस सेकेंड एडिशन या थर्ड एडिशन का आप उपयोग करके हमारी वर्ल्ड मैप की क्लासेस को समझ सकते हैं, जिसमें हम नदियों पर आधारित जो है कि क्वेश्चन बताएंगे, लेक पे आधारित हो गया, पहाड़ियों से आधारित, उसकी लोकेशन क्या है, भूमध्य सागर में कौन से देश आते हैं, किसकी सीमा कहाँ टच होती है, वो सारी चीज़ों को हम कवर करते हुए जो है कि आगे बढ़ेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके आरआरबी एनटीपीसी के जो एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए सहायक होंगे। और भी आगे यूपी टेट, सी टेट, टीचर वैकेंसी, जितने भी वनडे कंपटीशन आने वाले हैं, और उसके साथ साथ यूपीएससी और पीसीएस में तो सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपी पीसीएस 2020 के एग्जाम में पूछा गया था कि ऑस्ट्रेलिया में कौन सी रेंज है, मतलब डार्लिंग रेंज के बारे में क्वेश्चन था। यूपीएससी में भी 18 और 19 में पूछा गया, तो हमेशा इसके क्वेश्चन आते हैं। तो आप अगर वर्ल्ड मैप पे बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं तो 40% आप किसी भी एग्जाम के कवर कर सकते हैं एरिया को। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, आप लोग जो है कि उसको फॉलो कीजिएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा है 52, वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है। कौन सी मैं बता रहा हूँ, सापेक्ष आर्द्रता यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी। हम जो बारिश देखते हैं, देखिए ह्यूमिडिटी 3 प्रकार की होती है, मैं आपको बता दूं। ह्यूमिडिटी जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, आर्द्रता। और देखिए दोस्तों, बारिश होने के लिए ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़रूरी है। जितना ज़रूरी न्यूक्लियस होते हैं बारिश होने के लिए, उतनी ही ज़रूरी ह्यूमिडिटी भी होती है, उतनी ही ज़रूरी टेम्परेचर भी होती है। ह्यूमिडिटी में अगर आप बात करेंगे, मैं अगर ह्यूमिडिटी की ही बात करूं, खैर ये चीज़ हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे बहुत विस्तार से, बहुत डिटेल से, उसकी भी क्लासेस जल्दी शुरू होने वाली हैं। एक होता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, निरपेक्ष, एक होता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, एक होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसका, तो इसका आंसर तो मैं बता देता हूँ, बी हो जाएगा 52 का बी। ध्यान दीजिएगा, वर्षा कितनी होगी कितनी नहीं होगी वो इस पे निर्धारित होती है, कि वर्षा कितनी होगी कितनी नहीं होगी इस पे निर्धारित होती है। कोहरा कितना पड़ेगा कितना नहीं, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि आज बहुत कोहरा है, 12 बजे तक धुंध पड़ी थी, 12 बजे तक एकदम कोहरे ने, सूर्य ने दर्शन नहीं दिए, उसके लिए स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी डिटेल होती है। और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का हम कहीं भी मेजरमेंट नहीं कर पाते हैं, इसलिए जब बारिश होती है तो हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करते हैं, कोहरा पड़ता है तो हम स्पेसिफिक। यानी अगर हम कहें बरसात के मौसम में, गर्मी के मौसम में इसकी उपयोगिता ज़्यादा है, ठंडी के मौसम में इसकी उपयोगिता ज़्यादा है।
सामान्यतः इनका जो रिलेशन होता है वो इन्वर्स रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है? इन्वर्स। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा ह्यूमिडिटी कम होगी। जैसे जैसे ऊपर जाने पे, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर टेम्परेचर में जब गिरावट आती है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू क्या होती है? बढ़ती जाती है। और एक समय आता है जब टेम्परेचर मिनिमम हो जाता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है, तभी बरसात के लिए आदर्श दशाएं बन जाती हैं और आपकी बारिश होना शुरू हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका तो आंसर था 52 का बी। अगला देखिए 53 की बात कर रहे हैं। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि सीमा का एक समझौता किया जो कि जून 2015 में अनुसमर्थन पुष्टि या इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन के आदान प्रदान के बाद लागू हुआ? तो 53 का आंसर भी समझ लीजिए। और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन है जो जाहिर है कि अगर जेल वार्डन में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी में भी सीधा इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो एग्रीमेंट हुआ था ये कौन से अमेंडमेंट पे था? आपने सुना होगा 100वां संविधान संशोधन। जब मोदी जी आए थे 2014 में सत्ता पे, जब उन्होंने केंद्र में सरकार बनाई थी 2014 में, तो 100वां अमेंडमेंट करवाया था जो 2015 में किया गया था। इसके तहत क्या किया गया था? इंडिया और बीडी मतलब बांग्लादेश, इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है 53 में। और यह कहा गया कि इंडिया के जो 111 गांव हैं वो किसको दे दिए जाएंगे? बांग्लादेश को दे दिए जाएंगे। और जो बांग्लादेश के जो 51 गांव हैं वो किसको दे दिए जाएंगे? इंडिया को। अर्थात जब हमारी बाउंड्री की अगर हम बात करें, जब आप भारत के, मान लीजिए एक मैं एग्जांपल बनाता हूँ, ये वाला जो एरिया आता है बांग्लादेश की तरफ, और यहाँ पे मान लीजिए ये आपका बीडी हो गया, यहाँ आपका इंडिया हो गया। कुछ लोकेशन ऐसी थी कि मान लीजिए ये छोटे छोटे गांव हैं जो 111 गांव हैं, ये इंडिया के अंतर्गत आते थे, और 51 गांव ऐसे थे जो बांग्लादेश के अंतर्गत आते थे और ये इंडिया के अंतर्गत, लेकिन वो रहते थे बांग्लादेश की ज़मीन पे और ये इंडिया की ज़मीन पे। इसको लेके बहुत डिस्प्यूट था। यहाँ पे कोई तार नहीं था, कोई जो है कि सुरक्षा का कारण नहीं था, यहाँ से घुसपैठिए शरणार्थी बहुत प्रवेश करते थे। इस समस्या का समाधान करने के लिए इंडिया ने अपने 111 गाँव जो बांग्लादेश की ज़मीन पर थे बांग्लादेश को दे दिए, और जो 51 गांव भारत की ज़मीन पे बांग्लादेश के थे वो भारत ने खुद ले लिए। इसके लिए एक अमेंडमेंट किया गया संविधान में जिसका नंबर आता है 100वां संविधान संशोधन, जो 2015 में किया गया। उसके तहत इंडिया ने 111 गांव बांग्लादेश को दिए और बांग्लादेश ने 51 गांव इंडिया को दे दिए। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ये जो समर्थन था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन, इसका टाइटल था इस संशोधन का, जो बांग्लादेश के साथ किया गया है। तो 53 का हो जाएगा बी आंसर। क्लियर दोस्तों, आगे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 54 में कहा जा रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन मध्य प्रदेश में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से नहीं है? ध्यान दीजिएगा, कह रहा है मध्य प्रदेश में, यानी ऑप्शन में जो आपको ए बी सी डी चारों की चारों यूनेस्को की धरोहर है, लेकिन एमपी का पूछ रहा है कि कौन एमपी का है। तो पहला भी एमपी का है, सी भी है, डी भी है, बी नहीं है। क्यों? पहला खजुराहो, चंदेलों ने जो बनवाया था खजुराहो के मंदिर, जो बहुत जो है कि फेमस है, जहाँ बौद्ध, जैन और शिव मतानुसार जो है कि मिलते हैं। हम्पी जो है कि आपका दोस्तों एमपी में नहीं है, बल्कि वो कहाँ है? कर्नाटक। हम्पी जो है कि विजयनगर साम्राज्य के समय बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। विजयनगर साम्राज्य जो आपने पढ़ा होगा 1336 के आसपास, जो हरिहर और बुक्का ने स्थापना की थी विजयनगर की। तो हम्पी जो है कि आपका कर्नाटक में है, एमपी में नहीं है। और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो 4 स्टेटमेंट दिए हुए 4 ऑप्शन, उसमें एमपी में कौन नहीं है? तो हम्पी आपका नहीं होगा, 54 का बी हो गया। इसमें दिया हुआ सांची में बौद्ध स्मारक जो अशोक के द्वारा बनाया गया, बहुत चर्चित है। भीमबेटका जहाँ से हमें सबसे पहले चित्रकला के नमूने मिलते हैं, यानी पाषाण काल के प्रमाण मिलते हैं कि पाषाण काल में व्यक्ति भीमबेटका में चित्रकला करता था। 55 में निम्नलिखित विकल्पों में से किसे भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा कहा जाता है? बहुत आसान है, मैकमोहन, डुरंड, रेड क्लिफ, पाक जलडमरू। देखिए मैं चारों की लोकेशन अगर बता दूं, मैकमोहन जो है कि आपकी इंडिया चाइना के बीच में आएगी। जो पहला होगा वो किसके बीच में आएगा? इंडिया चाइना के बीच में, जो सामान्यतः अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलती है मैकमोहन रेखा। दूसरी जो है कि इंडिया अफगानिस्तान के बीच में थी डुरंड रेखा, लेकिन ये तब का इंडिया था जब 1947 से पहले का था, 1947 से पहले का था। लेकिन अब जो है कि जब बंटवारा हो गया तो अब ये जो डुरंड रेखा है पाक और अफगानिस्तान के बीच में शो होने लगी है। फिर रेड क्लिफ रेखा, जाहिर सी बात है, हमें पता है इंडिया पाक के बीच में है, ठीक है, रेड क्लिफ रेखा। फिर उसके बाद पाक जलडमरू, जो कि कहाँ मिलता है हमें? इंडिया
और श्रीलंका। नीचे आप अगर मैप में देखते हैं, जो इंडिया का अगर मैप इस तरीके से होता है तो यहाँ पे एक छोटी छोटी डॉट हुए और यहाँ पे श्रीलंका लटकता है। तो ये जो है पाक जलडमरू है, जो हम जब वर्ल्ड ज्योग्राफी करेंगे उसमें जब हम एशिया के साथ भारत को पढ़ेंगे तो इसके बारे में पूरा समझेंगे कि यहाँ पे रामेश्वर सेतु है, पम्बन सेतु है, जलडमरू है पाक, इसकी डिटेल। तो इंडिया चाइना में मैकमोहन जो आपका क्वेश्चन है, इंडिया अफगानिस्तान में डुरंड जो कि अविभाजित भारत था, यानी पाकिस्तान नहीं था उस समय, लेकिन वर्तमान में वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो गई डुरंड रेखा। इंडिया पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ, इंडिया श्रीलंका के बीच में पाक जलडमरू। तो इसका आंसर हो जाएगा 55 का ए। अगला, किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं? जाहिर सी बात है 56 का सी, राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में मनाया जाता है। इन्होंने जब भारत आज़ाद हुआ लगभग 500 रियासतों को एकीकरण किया, यानी एकजुट किया भारत को, और जो वर्तमान में हमें भारत देखने को मिलता है जिसमें 500 से अधिक रियासतों को पटेल जी ने अपने दम पे, अपनी मेहनत के साथ, अपनी कुशल योग्यता के साथ पूरी एकीकरण किया, इसलिए वहाँ पे हम रन फॉर यूनिटी या एकता दिवस जो है कि हम मनाते हैं 31 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है? बहुत आसान क्वेश्चन है ये पॉलिटी का। आप लोगों ने इसका आंसर बिल्कुल 100% सही लगाया होगा, क्योंकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कई बार ये आ चुके। देखिए इसमें कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए दिया है आयरलैंड, बी दिया है यूएसए, सी दिया है फ्रांस और डी दिया है कनाडा। आपका आंसर जाहिर सी बात है क्या लगा होगा? डीपीएसपी की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 57 का ए। मैं और भी चीज़ें इससे ली गई हैं, लेकिन अगर मैं यूएसए की बात करूं तो यहाँ से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, प्रेसिडेंट की व्यवस्था ली है, राष्ट्रपति की व्यवस्था, फंडामेंटल राइट्स हो गया, प्रेसिडेंट की व्यवस्था हो गई, ईटीसी, ये सारी चीज़ें। और अगर मैं फ्रांस के संविधान से बात करूँ तो यहाँ से हमने क्या लिया है? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, जो फ्रांस की क्रांति का नारा था, इसको हमने एक्सेप्ट किया है, हमारे प्रस्तावना में भी दिखने को मिलता है। और कनाडा से हमने एक लिया सशक्त केंद्र। क्या लिया है? सशक्त केंद्र की व्यवस्था ली है, या दूसरी भाषा में कहूं तो संघवाद की भाषा ली गई है वहां से। ओके, जिसमें क्या होता है, एक इंडियन सरकार होती है, केंद्र सरकार, और एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी, इनकी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा के विद्युत शक्ति संचरण में किया जाता है और विद्युत चुंबकीय प्रेरण और पारस्परिक प्रेरण के मूल सिद्धांतों पर काम करता है। उपयोग किए गए कोर के माध्यम के आधार पर ट्रांसफार्मर को स्टेप अप ट्रांसफर और स्टेप डाउन ट्रांसफर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 58 का दोस्तों ए। यहाँ दोनों स्टेटमेंट सही कहे गए हैं। 59, इथोपिया की मुद्रा। देखिए मैंने कहा ना कि जब हम वर्ल्ड मैपिंग हम कराने जा रहे हैं, और आप लोग इस नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए प्लीज़ जो है कि ग्लांस एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम जब वर्ल्ड मैपिंग करा देंगे तो आपके वर्ल्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, मैक्सिमम आपके क्वेश्चन कवर कर दिए जाएंगे और आपको 95% जो है कि दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन में। इथोपिया की मुद्रा की बात करें, मैं अगर बात करता हूँ पहली मुद्रा, इसमें क्या लिखी हुई है? डॉलर, जो कि किसकी है? यूएसए की है। बी, दूसरी मुद्रा की अगर मैं बात करूँ, सिलिंग। अगर सिलिंग की बात करूं तो ये मुद्रा है आपकी युगांडा की। कहाँ की है? युगांडा की। अब युगांडा कहाँ है, कहाँ नहीं है, किस लोकेशन में है, क्या अफ्रीका में है या लैटिन अमेरिका में है या साउथ अमेरिका में है, कहाँ पे होगा, ये हम मैप की क्लासेस में समझेंगे। सी की अगर मैं बात करूं, टका। टका हमारे पड़ोसी भाई, किसकी? बांग्लादेश, अभी हमने बात की। और डी की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगी बिर्रे, जो कि किसकी मुद्रा हो जाएगी? इथोपिया की मुद्रा हो जाएगी। किसकी हो जाएगी ये? इथोपिया की। ध्यान देना, इंडोनेशिया की बात नहीं कर रहा है, इथोपिया की बात कर रहा है। ठीक है, कि कहाँ पे होगा ये आपको अफ्रीका महाद्वीप में मिलेगा, ये इथोपिया अफ्रीका महाद्वीप में। बीडी कहाँ मिलेगा? एशिया महाद्वीप में मिलेगा। और युगांडा कहाँ मिलेगा? ये भी अफ्रीका महाद्वीप में मिलेगा। और यूएसए, ये तो ऑलरेडी पता है आपको, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में मिलेगा। तो ये आपके क्वेश्चन पूछे हुए थे। हो सकता है अगली बार किसी और मुद्रा की बात कर ले, जिसको हम वर्ल्ड मैप में बहुत अच्छे से कवर करेंगे, या कोई लोकेशन पूछ लेगा। तो 59 का हो जाएगा आपका दोस्तों डी आंसर। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले ने राज्य की जीडीपी में अधिकतम योगदान दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा नोएडा। ये यूपी स्पेशल क्वेश्चन है। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी CAPT में निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अधिकारियों को बुनियादी प्रशिक्षण मिलता है? इसका आंसर ए होना चाहिए। देखिए आयोग बी भी हो सकता है, दे सकता है।
सी तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ केंद्रीय पुलिस की बात हो रही है, सेंट्रल रिजर्व फोर्स। और जो सी और डी और बी ग्रेड की जॉब होती है सामान्यतः स्टेट आयोग होती है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रेड ए जैसे यूपीएससी कराती है, एसएससी के थ्रू भी ग्रेड बी और ग्रेड ए की नौकरी मिलती है, तो वो जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। इसीलिए 61 का ए होना चाहिए। 62 अर्जेंटीना की राजधानी, बहुत आसान क्वेश्चन है, ब्यूनस आयर्स। हम इसकी भी बात करेंगे मैप अपने वर्ल्ड मैप में कि ब्यूनस आयर्स जो बहुत चर्चा में रहता है हमेशा, अर्जेंटीना की राजधानी है, किस लोकेशन पे, किस नदी के किनारे है, किस महासागर में आता है, और यहाँ पे कौन कौन से जो है कि पोर्ट हैं, कौन सी जो है कि यहाँ से ट्रेन चलती है, कैसे इसका चिली पेरू से रिलेशन है, ये एंडीज पर्वतमाला के किस तरफ है, ये बहुत सारी चीज़ें हम पूरी तरीके से विस्तार में चर्चा करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय OHCHR में 2006 के दौरान निम्नलिखित में से किस निकाय ने मानवाधिकार आयोग की जगह ली है? तो 63 का हो जाएगा सी, ये हो जाएगा ह्यूमन राइट काउंसिल। ह्यूमन राइट काउंसिल जिसकी स्थापना 2006 में हुई है। यही एक क्वेश्चन आगे भी आपको मिलेगा। और इसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था? जब हम इकोनॉमिक्स की क्लास मेरी चल रही है, आप वहाँ पे जो है कि इकोनॉमिक्स की क्लास को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके हमारे चैनल पे। वहाँ जब हम जीएसटी की बात करेंगे तो हम बेसिक से शुरू करेंगे, और जीएसटी इंडिया में क्या लेके आया, कैसे आया, क्या उसके प्रोविजंस थे, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, आम जनता आम व्यापारी को क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, सरकार को क्या फ़ायदे नुकसान है, और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। हम लोग क्या करते हैं, जीएसटी के बारे में तमाम चीज़ों को रट लिया, इसकी ये दर है, इतनी दर है, 5%, 18%, 12%, लेकिन बेसिक नहीं जान पाते हैं। तो सामान्यतः हम लोग इकोनॉमिक्स में इसको डील करेंगे। आप वहाँ पे मेरी इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, क्लासेस चल रही हैं। फ्रांस हो जाएगा इसका 64 में, डी हो जाएगा सबसे पहले फ्रांस। 65 में 1913 से 1914 में हुए ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? तो इसका 65 का सी हो जाएगा जतरा भगत। ये इतिहास का क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में आसूगंज और अखौरा के बीच 50.58 किलोमीटर लंबी सड़क को 4 लेन के राजमार्ग में बदलने के लिए किस देश के साथ भारत ने समझौता किया? तो इसका आंसर भी हो जाएगा 66 का बी आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश। अब आप देख रहे हैं कि 2015 से जब से मोदी गवर्नमेंट आई है और शेख हसीना बांग्लादेश में है, तो एक अच्छा संबंध बन रहा है जो है कि दोनों के बीच, यानी दोनों देशों के बीच में अच्छा संबंध हो रहा है, जो कि एक अच्छे संकेत के लिए है। अगला क्वेश्चन है 67। देखिए, मानवाधिकार परिषद, ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ह्यूमन राइट काउंसिल। देखिए, ह्यूमन राइट की अगर मैं बात करूँ, ह्यूमन राइट कमीशन आयोग की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ मैं? ह्यूमन राइट कमीशन की बात करूंगा, तो इसकी स्थापना सामान्यतः 1993 में हुई है। लेकिन अगर मैं ह्यूमन राइट काउंसिल की बात करता हूं तो इसकी स्थापना कब हुई है दोस्तों? 2006 में। अभी हमने इसको पढ़ा कि उच्चायुक्त के पद को हटा के 2006 में इसकी स्थापना की गई है, 67 का सी। तो ये ह्यूमन राइट से रिलेटेड दोनों पॉइंट थे। अगर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आयोग पूछ लेता तो 1993 हो जाएगा, काउंसिल पूछेगा तो 2006 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। आइए मैं इस पर भी थोड़ी सी जानकारी आपको देता हूँ। हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आ रहा है 68, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको वनडे एग्जाम, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, पुलिस, यूपीएसआई, इनमें पूछा जा सकता है। क्वेश्चन कह रहा है 68, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित आधिकारिक भाषाओं में नहीं है? ध्यान दीजिएगा, पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? 8th अनुसूची की बात कर रहे हैं। 8th अनुसूची जो किससे संबंधित है? भाषाओं से संबंधित है। इसमें कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। अब इन 22 भाषाओं के मैं यहाँ नाम नहीं लिखूंगा, लेकिन उसमें जो है कि फारसी को मेंटेन नहीं किया गया है, तो 68 का हो जाएगा आंसर तो आपका ए। लेकिन इस 22 भाषाओं से संबंधित 3 बेसिक क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं हमेशा, आइए सबसे पहले मैं उसकी बात कर लेता हूँ। एक पूछता है आपसे सिंधी भाषा के बारे में कि सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया। दूसरा आपसे पूछता है कोंकणी, मणिपुरी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा, इनको कब जोड़ा गया। फिर अगला आता है डोगरी, संथाली, डोगरी, संथाली, मैथिली, बोडो, मैथिली, बोडो। ये 3 क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। हो सकता है आपके एग्जाम में, अगले एग्जाम में पूछ ले आपसे
या जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के दोस्त मेरे, वो भी इन सब चीज़ों को ध्यान रखें। तो हमने 4 पॉइंट निकाले। 8th शेड्यूल में बात की गई है, 22 भाषाएं हैं इसमें, जिसमें सिंधी, कोंकणी, मणिपुर, नेपाली और डोगरी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं एक तरफ से सिंधी की बात करूं, फिर इसकी, तो सिंधी की अगर हम बात करते हैं तो ये 21वें संविधान संशोधन से 1967 में जोड़ी गई थी। कौन सा संविधान संशोधन? 21वें से सिंधी को जोड़ा गया, जो 1967। अभी जो है कि आपने सुना होगा हाल ही में चर्चा में कि राष्ट्रगान के अंतर्गत जो एक विवाद आया हुआ है, जो मणिशंकर अय्यर नहीं सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो है कि स्टेटमेंट दिया है, और भी लोगों ने, कि सिंधी वर्ड को हटा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उस समय जो राष्ट्रगान था, जो लोकेशन को इंडिकेट करता था, स्थान को, सिंध को, जो आज वर्तमान अगर पाकिस्तान में है, तो इस वर्ड को हटा देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे भारत में सिंधी कम्युनिटी भी रहती है, जो आपको बंगाल, पश्चिम बंगाल, आपको जो है कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, कई जगह आपको देखने को मिल सकती है, इवन कि दिल्ली में भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे अब वो जो है कि स्थान को न मान के मेरे अनुसार जो है कि सिंधी को नहीं हटाना चाहिए। सिंधी जो है कि हमारी एक ऐतिहासिक धरोहर के साथ साथ वर्तमान कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन करती है, इसलिए वो अलग बात है। तो इसीलिए हम सिंधी भाषा को भी क्या कर रहे हैं, 21वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है 67 में। फिर हम बात करेंगे कोंकणी की, जिसको 71 अमेंडमेंट के द्वारा 1992 में जोड़ा गया है। और फिर अगली अगर हम बात करेंगे, इसको जो है कि 2004 में जो है कि 92 अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है। तो आप ये 3 क्वेश्चन भी तैयार कर लीजिएगा आप लोग अपने एग्जाम्स के लिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। 68 का तो आंसर मैंने बता दिया, फारसी हो गया। 69 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन राजस्व विभाग का उच्चतर प्राधिकारी होता है? जाहिर सी बात है, राजस्व सचिव होगा इसका। तो नीलगिरी खापली भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी निम्नलिखित फसलों में से किसकी एक उच्च उपज वाली फसल है? ये ऐसे बेसिक फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं जो शायद बच्चों को नहीं मिल पाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप लोग परेशान मत होइए। कुछ क्वेश्चन एग्जाम में जानबूझ के रखे जाते हैं कि आप लोगों को ना आए और आपको डिस्टर्ब किया जाए। ये जो है कि गेहूँ की फसल है। आप सोचिए गेहूँ की हजारों फसलें, आपको कौन सी याद रहेगी, पेपर में कौन सी आ जाएगी? तो ऐसे क्वेश्चन के लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। अगर आ गया तो ठीक, नहीं आ गया तो भी कोई बात नहीं है। 70 गड्ढी। 71 में हम बात करेंगे। जून 2020 में भारत और चीन के बीच सीमा संघर्ष के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा और गोपनीयता की चिंताओं का हवाला देते हुए भारत सरकार द्वारा कितने चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित किया गया? बहुत ट्रेंडिंग ये क्वेश्चन रह चुका था, और यहाँ पे जो है कि 71 का हो जाएगा सी। 59 चाइनीज़ ऐप को बैन कर दिया गया, जिसमें मेरे उपयोग के लिए 2-3 थे, कैम स्कैनर वगैरह, लेकिन इस समय वो भी नहीं है। 72 की बात करेंगे। बोवली वीणा कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल किया जाने वाला एक वृहद खिंचाव वाला तंतु वाद्य यंत्र है, यानी एक तरीके से तार से खींचने वाला। बोवली वीणा को आमतौर पर एंकड़ा वीणा के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वे लकड़ी के एक टुकड़े से बनाए थे। ये कल्चरल हिस्ट्री से पार्ट दिया गया है, और यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। 72 का ए हो जाएगा। इसको मैं डिटेल्स नहीं एक्सप्लेन करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का उल्लेख भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकारों की श्रेणी में आता है? तो देखिए, इसका आंसर अगर मैं बात करूं 73 का, तो ये हो जाएगा आपका आर्टिकल 23 एंड 24, जिसमें क्या कहा गया है? मानव व्यापार, दुर्व्यापार, बलात्श्रम से रिलेटेड है। जिसमें भी 24 में क्या है? बच्चों के बलात्श्रम से रिलेटेड है, बच्चों से रिलेटेड है। और 23 में जो है कि आपके मानव के नाम से, यानी जिसमें पुरुष, महिला, वेश्यावृत्ति, श्रम, इन सब चीज़ों पे बैन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 73 का ए, शोषण के विरुद्ध अधिकार। 74 की अगर हम बात करें, मानव अधिकार संधि निकायों में स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 74 का हो जाएगा डी, 4 वर्ष का। और लास्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं? 74 का बी। और आपके लिए मैं एक काम देता हूं कि 75 का जो बी है, इन पांचों विश्वविद्यालय के नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा आपको एक्सप्लेनेशन, और साथ ही साथ आंसर। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों के पेपर बहुत ईजी थे, बहुत आसानी से आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, और मेरे द्वारा बताए गए जो एक्सप्लेनेशन में एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो भी आपने कवर किए होंगे, जिससे आगामी परीक्षाओं में आपको सफलता मिल सके। और जल्दी हमारे राज सर मैथ और रीजनिंग की क्लासेस लेके आपके लिए आ रहे हैं, और सेक्शन ए जो है कि आपका फर्स्ट मीटिंग का खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद हम 19 दिसंबर का ही सेकंड मीटिंग के ब्रॉड तरीके से पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ उसको भी लेके आएंगे। फिर 20 दिसंबर को जो पेपर हो रहे हैं उनकी भी लेके आएंगे। ओके, इसी के साथ ग्लांस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।